Hello class 10th. Today we are going to start exercise 5.2 of chapter number 5 arithmetic progression. Before starting the exercise, I will explain the some points which are related to exercise 5.2. एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे कि आपके लिए ये एक्सरसाइज ईजी हो पाए। जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन इस टाइप से लिखे हुए आते हैं, जैसे फोर्थ टर्म ऑफ AP। तो फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A4। अब A4 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे A4 कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट टर्म लिखते हैं हम A प्लस यहाँ पर जो नंबर है वो 4 है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 और साथ में क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। तो जब भी आपको फोर्थ टर्म लिखनी हो एक इक्वेशन की फॉर्म में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब अगर यहाँ पे बोला जाए कि फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे? A तो ऐसे कैसे लिखना है? ये तो फिक्स है कि A ही लिखना है, लेकिन D कैसे लिखेंगे? तो यहाँ वो जो 5 है उसमें से 1 लेस कर दें आप, यानी 1 लेस करते क्या हो जाएगा? 4 और साथ में क्या जाएगा? D। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखी आपने? A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म कैसे लिखी आपने? A प्लस 4D। तो 11th टर्म कैसे लिखेंगे अब? तो कैसे लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे A फिर प्लस, अब 11 है तो 1 लेस करेंगे तो क्या जाएगा? 10 और साथ में क्या आएगा? D। तो इस टाइप से जब भी आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लिखा होगा फाइंड द 29th टर्म if the third term and 9th term of the APs are, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा। वहाँ पे आपको डायरेक्ट AP लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको अब टर्म की वैल्यू दी जाएगी। तो उन टर्म की वैल्यू को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम A, D, N, AN जो भी हमें फाइंड करना हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है A प्लस 6D इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपको A प्लस 2D इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? इन टू इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इस नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। एक बात याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऊपर वाले के कभी भी साइन चेंज नहीं होते, नीचे वाले। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 2D यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 5 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 6D किसका है? यहाँ पे प्लस का। अब ये 2D जो है वो किसका हो गया? माइनस का। तो 6D में से इस 2D को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4D। ऊपर वाला 25 किसका है? प्लस का। और ये 5 किसका है? माइनस का। पहले तो प्लस का था पर साइन चेंज होते ये माइनस का हो गया। तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे? 20। अब D फाइंड करना है, तो D कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 4 है वो D के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और मल्टीप्लाई का अपोजिट करता है डिवाइड। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब जैसे मान लें कि हमारे पास D आ गया, अब D की हेल्प से हम A फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? देखिए, आप क्या करेंगे, इस D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपने पास? A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो A की जगह A ही रहने दो। D की वैल्यू क्या निकल के अपने पास? 5 और ये 5। तो 5 2 क्या हो जाएगा? 10। तो A प्लस 10 इक्वल टू 5। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 10। तो वैल्यू क्या है? -5। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप पहले D फाइंड करेंगे, फिर D की हेल्प से A फाइंड करेंगे। अब एक बात याद रखें कि इस AP में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है A और D।
आप चाहे कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व करें या कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें आपके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लिया है मैंने, जिसमें लिखा है a + 7d = 47, a + 9d = 49। तो वही नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। a से a कैंसिल हो गया क्योंकि लाइक टर्म है और डिफरेंट साइन। 7d प्लस का, 9d माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और साथ में d, लेकिन ये किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है अभी दिखने में। 47 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा -2। तो d की वैल्यू क्या निकल के आई? -2 अपॉन -2, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या निकल के आई? 1। अब आपको अगर a फाइंड करना हो तो क्या करेंगे आप लोग? इस a की वैल्यू के लिए आप d की कोई सी भी इक्वेशन ले लें। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, a + 7d = 47। तो a की जगह a रहने दें, 7 की जगह 7, मल्टीप्लाइड में 1 और 47। a इक्वल क्या हो जाएगा? 47 - 7, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7, और ये 7 यहाँ प्लस का तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो a की वैल्यू क्या निकल के 40। तो ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से ये AP बहुत ईजी हो सकती है। और कुछ एक पॉइंट और लास्ट और एक्सप्लेन कर दूँ मैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, 7th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, इट्स 5th टर्म बाय 7। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो आपको करना क्या वो समझ देता हूँ। एक्सीड का मतलब ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एक्सीड हुआ, मोर देन हुआ, लेस देन हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ऐसे कुछ वर्ड जो आते हैं वो हमेशा कंपैरिजन को शो करते हैं। और जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हुए हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7th टर्म, तो ये 7th टर्म का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? 5th टर्म के साथ, और कितने का बताया जा रहा है यहाँ पे? 7 का। तो क्या करेंगे, इसका मैं अगर हिंदी में समझाऊँ तो क्या कहा जाएगा? 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बड़ा है ना, तो इसको इस तरह से लिखें। आप कुछ भी नहीं याद रखें, केवल इतना सा ध्यान रखें। ये 7th टर्म लिखा मैंने A7, एक्सीड की जगह क्या यूज़ करा? इक्वल साइन, ध्यान रखना इस चीज़ को। 5th टर्म यानी A5, और साथ में एक्सीड का मतलब होता है प्लस, तो आप +7 कर दें। अगर लेस देन कहेगा तो माइनस करेंगे, यहाँ पे मोर देन कहेगा तो प्लस करेंगे। इसी लैंग्वेज को इसने इस तरह से बोला है। 7th टर्म इज, या इज किसका यूज़ करेगा? इक्वल साइन का। इज की जगह क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? इक्वल साइन। मोर देन, मोर देन का मीन्स हो गया प्लस। कितना मोर देन? यहाँ पे 7 मोर देन। इट्स 5th टर्म, तो क्या करना है आपको? ये 7 टर्म को आपने यहाँ लिखा, 5th टर्म को यहाँ लिखा और +7 कर दिया। तो इस तरह की जब भी लैंग्वेज आएगी तो आपको इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, या फिर एक तरीका और है कि जब आपको लिखा हुआ है 7th टर्म एक्सीड्स इट्स 5th टर्म बाय 7, तो यहाँ पे 2 टर्म्स पे क्या हो रहा है? कंपेयर होता है, और कंपेयर को हमेशा डिफरेंस से शो किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? A7 में से A5 को माइनस कर देंगे और इक्वल में क्या लिख देंगे? 7। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है 7th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 5th टर्म, तो कंपेरिजन किस किस के बीच में हो रहा है? 7th टर्म और 5th टर्म के बीच में, 7th टर्म और 5th टर्म के बीच में। तो यहाँ पे 7th टर्म में से अगर 5th टर्म को माइनस कर दो तो कितने का डिफरेंस चल रहा है उनके बीच में? 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस तरह से भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इससे क्लियर हो पाए। चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लिया है मैंने। इसे मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेशन में लिखा हुआ है।
फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2। हमें AP दी गई -3 -1/2 एंड 2। इस AP का हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 11th टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी उसमें हम लोग पहले इस बारे में सीख चुके हैं कि किसी भी AP की 11th टर्म कैसे फाइंड करते हैं, 9th टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने जर्नल फॉर्मूला लिखा था nth टर्म ऑफ द AP का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि A क्या है। तो A जो फर्स्ट नंबर यानी -3। D क्या है? इस -1/2 में से इस -3 को क्या करेंगे? माइनस। तो इस 3 के आगे डबल साइन हो गया इसलिए प्लस हो जाएगा और इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ पे 5/2। अब हमारे पास A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। A की वैल्यू है हमारे पास -3, D की वैल्यू है 5/2। पर इस क्वेश्चन में हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी? 11th टर्म फाइंड करनी। तो मैंने पहले भी बताया था कि TH के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो किसको शो करता है? N को। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 11। अब हमें 11th टर्म फाइंड करनी है तो यानी nth टर्म ऑफ द AP फाइंड करनी है। तो AN क्या हो जाएगा? A + n-1 D। तो कैसे लिखेंगे? A11 -3 + 11 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। -3 ऐसे कैसा प्लस 11 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। 2 से ये 10 कितने टाइम कैंसिल हो गया? 5 टाइम। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। 25 किसका है यहाँ पर? प्लस का। और 3 किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस। तो 25 में से 3 माइनस किया तो क्या हुआ? 22। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझें क्योंकि इसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म्स of the following APs। Find the missing terms of the following APs। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसे मैं A1 लिख रहा हूँ, यानी A1 तो दे रखा है आपको। कौन सी टर्म मिस है यहाँ पे? A2। फिर उसके बाद कौन सी टर्म मिस है यहाँ पे? A3। और ये A4 भी गिवन है आपको, यानी आपको A1 दे रखा है, A4 दे रखा है और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है अब? A2 और A3। तो कैसे करेंगे देखें। A1 मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं? A से। तो यानी A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। और A4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 9 कंप्लीट 1/2। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 19/2। यानी इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 + 1 किया तो 19, तो 19/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि A4 का मीन्स हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे? A + 3D तो इक्वल टू 19/2। अब A की वैल्यू बताओ क्या है आपके पास? 5। ठीक है, प्लस 3D क्योंकि D नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिसिंग है। तो इस ये वाली टर्म होती तो इसमें से इसको माइनस करके हम D फाइंड कर सकते थे, यानी A2 में से A1 माइनस करके D फाइंड कर सकते। लेकिन हमारे पास A2 नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करा आपने? 5 + 3D लिखा। A4 को किस फॉर्म में लिख दिया आपने? इक्वेशन की फॉर्म में। तो A4 की जगह क्या लिखा आपने? A + 3D और A4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 19/2। तो आपने यहाँ क्या लिखा? 19/2। अब क्या करेंगे हम? इस 5 को इस 19/2 में से माइनस करेंगे। देखिए तो क्या लिखा है आपने? 3D = 19/2 - 5। अब मैं इसमें 2 लूँगा एलसीएम, तो 2 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 10। 19 - 10 किया तो क्या आया? 9/2 और इक्वल में क्या चल रहा है? 3D। अब ये D जो है अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में 2 के साथ। तो 3 से ये 9 कितने टाइम कैंसिल हो गया? 3 टाइम। तो वैल्यू क्या निकल के है? D की 3/2। अब हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि APs के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है A और D। तो हमारे पास A और D आ गया। अब हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे A2 फाइंड करना है तो A2 फाइंड करने के लिए कैसे लिख सकते हो उसे? A + D, यानी यहाँ 2 जो होता है उसे वैसे 1 लेस कर दें तो D आ जाता है।
तो a प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 13/2, और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 6 कंप्लीट 1/2। अब अभी नेक्स्ट टर्म कौन सी फाइंड करनी है, a3 कैसे फाइंड करेंगे, a3 को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d, कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो यहाँ पे a की जगह तो लिखा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 का तो क्या है 8। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं हम थर्ड का ही हम फिफ्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपके पास a1 नहीं है, अब की बार a2 की वैल्यू दे रखी है आपको, फिर a3 मिसिंग है, a4 मिसिंग है, a5 मिसिंग है और a6 दे रखा है। तो इस बार आपको क्वेश्चन में a2 दे रखा है और a6 दे रखा है। तो a2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 38। तो a2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस डी इक्वल टू 38। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनी। a6 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 5d, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको -20, तो ये -22 इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा a प्लस डी इक्वल टू 38 और नीचे लिखा a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो नीचे वालों के सबके साइन चेंज होते थे, ये a किसका हो गया माइनस का, 5d किसका हो गया माइनस का, और ये 22 माइनस का, तो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में। a से ये a क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, d की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 5 माइनस का है 1 प्लस का है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 4d, और 38 और 22 किसका हो गया था प्लस का, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 60। इस -4 से इस 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आए -15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, आपकी मर्जी, आप किसी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे d इक्वल -15 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो कैसे लिखा है देखें, a प्लस डी इक्वल टू क्या लिखा 38। तो d की जगह क्या लिखा मैंने यहाँ पे -15। अच्छा ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 15 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 38 प्लस 15 कितना हो गया 53। अब हमारे पास जो भी टर्म मिसिंग है उसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। तो a3 कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 2d, a3 कैसे लिखेंगे a प्लस 2d, तो 53 लिखेंगे a की जगह पे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, और d की वैल्यू क्या है अपने पास -15। तो 2 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, 53 में से -30 करेंगे तो 23। तो इस a3 जैसे हमने फाइंड किया वैसे a4 फाइंड करेंगे, a5 फाइंड करेंगे। तो a4 की वैल्यू तो क्या आएगी 8 और a5 की वैल्यू क्या आएगी -7। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट ध्यान रखें। रिमेंबर क्या करना है आपको, जब भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, या हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी नंबर्स, या फिर लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना होगा, n फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, n फाइंड करेंगे। और इस n को फाइंड करने के लिए हमारे पास किस किस की हेल्प मिलने वाली है, एक तो a मिलेगा, एक d मिलेगा और एक an मिलेगा। ये 3 वैल्यूज हमें गिवन होगी और वो हमें पहचानना है कि वहाँ पे a, d और an क्या है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि विच टर्म बोलेगा तो मतलब हाउ मैनी बोले या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोले, तो उस कंडीशन में हमें n तो फाइंड करना ही है। तो इसके अलावा बचे कौन कौन से, a, d और an, इन तीनों को फाइंड करना है हमें। अब इन तीनों की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, which term of the AP, which term of the AP 3, 8, 13, 18 dash is 78। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको AP दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है आपको AP,
क्या बता रखा है 3, 8, 13 और 18। अब वो बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। तो इसका मतलब अब कैसे फाइंड करेंगे, देखें आपको जो यहाँ पे, अच्छा विच टर्म का मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि आपको n फाइंड करना है, तो n यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो n इक्वल टू क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इसके अलावा आप 3 टर्म्स बची, कौन कौन सी, एक तो a चाहिए हमें, एक d चाहिए और एक an चाहिए। अब a और d देखो, इस AP का फर्स्ट नंबर क्या है 3, तो इसका मतलब a इक्वल क्या हो गया 3, d इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, इस 8 में से 3 माइनस कर दिया तो 5, n तो हमें फाइंड करना ही है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा। अब रह गया an, तो आपसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। तो ये 78 जो है वो किसको शो कर रहा है यहाँ पे, an को, किसको शो कर रहा है ये an को। तो आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया और an भी आ गया। अब an के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दें, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 78। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 प्लस n की जगह n ही रहने देंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखेंगे इक्वल टू 78। सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पे प्लस माइनस में जो भी नंबर होता है उससे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 78 में से 3 माइनस किया तो क्या है 75। फिर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 5, तो इस 5 से इस 75 को क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड की फॉर्म में आएगा। अब इस 5 से इस 75 को डिवाइड किया तो कितने टाइम डिवाइड हुआ ये 15 टाइम, तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो n इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म्स ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 डैश फुल स्टॉप। क्या कहा जा रहा है कि हमें चेक करना है कि ये माइनस 150 जो है क्या इस AP का नंबर है या नहीं है। क्या बोला गया है कि माइनस 150 जो है वो गिवन AP का पार्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें हमें गिवन टर्म को चेक करना है कि वो AP का पार्ट है या नहीं है, उसके लिए हम n की वैल्यू चेक करेंगे। किसकी वैल्यू चेक करेंगे, n की। और अगर यहाँ पर लिखा, मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा, मैं इसको एक बार पढ़ दूँ, इफ द वैल्यू ऑफ n इज नेचुरल नंबर देन माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। यानी यहाँ पे अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई यानी सिंपल नंबर आया तब तो वो माइनस 150 उस AP का पार्ट होगा। लेकिन अगर मान लो कोई फ्रैक्शन नंबर पे आया या डेसिमल फॉर्म में आया या मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में आया, तो इस तरह के n को, या फिर नेगेटिव फॉर्म में आया, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, n की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आ रही है, उस कंडीशन में जो गिवन टर्म होगा वो AP का पार्ट नहीं होगा। n के लिए केवल नेचुरल नंबर की फॉर्म में होना जरूरी है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ध्यान दें, ये 11 तो फर्स्ट टर्म हो गया यानी a मिल गया। इस 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू क्या निकल के है -3। अब हमें चेक करना है कि ये इसका टर्म है नहीं है, तो ये जो आपको चेक करने के लिए नंबर दे रखा है ये किसका वर्क करेगा यहाँ पे an का। किसका वर्क करेगा यहाँ पे an का। अगर ये an का वर्क कर रहा है तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू, इस an की वैल्यू क्या चल रही साथ में माइनस 150, तो माइनस 150 लिख दिया। a की जगह क्या लिखा आपने 11, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d की जगह क्या लिखा आपने -3 इक्वल टू -150, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3
क्लियर है। अभी 11 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इसे ऐड करेंगे तो -161, और इस -161 को किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, -3 से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 161/3 आ गया। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया, 161/3। अब n इक्वल 161/3 में इस n के साथ जो -1 था वो इधर आ गया प्लस का। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 164/3। अब चेक करें, इस 3 से ये 164 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन नंबर हुआ, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर n अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो -150 जो होगा वो गिवन AP का टर्म नहीं होगा। क्लियर है। आगे हम 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर 8 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।